हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रेशो एनालिसिस का वीडियो, जिसके अंदर हम सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज ना करके हम पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे कि पूरी बैलेंस शीट कैसे याद रखनी है, पूरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसे याद रखनी है। इस एक वीडियो में आप सारे के सारे फॉर्मूला सीख जाओगे। बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो हम अपने 4 नंबर जो रेशो एनालिसिस के आने उनको पक्का करके जाने वाले हैं इस वीडियो से। तो प्लीज शुरू से लेके एंड तक अच्छे से सुनना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पे अटेम्प्ट करने हैं, पूरी बैलेंस शीट याद करनी है, क्या क्या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चीजें आती हैं, क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, सब यहाँ पर अच्छे से करके जाना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट। सर पढ़ाना तो रेशो एनालिसिस था, अब बैलेंस शीट पे कहां से आ गए? तो देखो, रेशो एनालिसिस में हमारे पास टोटल 4 रेशोस है। एक है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशोस, एक है लिक्विडिटी रेशो, मतलब पहली 2 रेशोस ये हैं। फिर हमारे पास है टर्नओवर रेशोस और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। जो पहली 2 रेशोस हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो कि करंट रेशो जी, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। सर याद ही नहीं रहते क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट को याद कर लेंगे। अब जल्दी से देखते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, क्योंकि हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट कैसी दिखती है? यहाँ पर वैसे वर्टिकल बैलेंस शीट दिखती है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, की हमें याद रखने के लिए। वह वर्टिकल बना लोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी हो जाएगा। सो देखो, हमें पता है हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं। हमें पता है कि इधर होता है जी एसेट, ये बात सबको पता होती है, ये होता है एसेट। इधर आती है लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी हम बोल देते हैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती है, हमारे पास होता है करंट एसेट और हमारे पास होता है नॉन करंट एसेट। लायबिलिटी में हमारे पास 3 चीजें होती है। पहली होती है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, बेसिकली की इक्विटी क्या पार्ट क्या क्या है, कि मतलब जो मालिकों का हिस्सा है वो क्या है। फिर आती है हमारे पास करंट लायबिलिटी, फिर आती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। आपको पूरे के पूरे नोट्स बनाते चले जाना है मेरे साथ। अब ये तो याद रह जाता है, सर करंट एसेट में क्या आता है वो सिखाओ ना, करंट लायबिलिटी में क्या आता है वो सिखाओ ना, नॉन करंट एसेट में क्या आता है वो सिखाओ। तो जल्दी से देखते हैं। मैं आपको जल्दी से ट्रिक बताने वाला हूँ। पूरी लायबिलिटी साइड कैसे याद रखोगे? पूरी लायबिलिटी साइड कैसे याद रखोगे? संयम सर बोले पीटीओ। संयम सर बोले पीटीओ। सबसे पहले आता है आपके पास एस। एस से आएगा आपके पास, एस से आएगा आपके पास शेयर कैपिटल। फिर आता है सर, एस आर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरी चीज आती है आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं आपको पूरी बैलेंस शीट एग्जैक्टली याद नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो रेशो एनालिसिस में जो बैलेंस शीट हमें चाहिए होते हैं। तो सीबीएसई ने आइटम्स हटवा रखे हैं, वो हटा के बता रहा हूँ ताकि रेशो एनालिसिस के स्पेसिफिकली आपको याद रहे चीजें। फिर आगे आया बोले, बीओ से आएगा बोरोइंग्स। तो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगी आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आ जाएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर है आपके पास पी, पी से आ जाएगा आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर है टी, टी से आ जाएगा आपके पास ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। और फिर आ जाएगा आपके पास ओ, ओ का मतलब है अदर करंट लायबिलिटीज, ओ का मतलब है अदर करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर इसी शॉर्ट टर्म का उल्टा आ जाएगा आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और आ जाएगा शॉर्ट का उल्टा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये लो जी, लायबिलिटी साइड डन, लायबिलिटी साइड डन। क्या संयम सर बोले पीटीओ, एस से शेयर कैपिटल, एस आर से रिजर्व एंड सरप्लस, बीओ से बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पी से प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टी से ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का उल्टा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का उल्टा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो लायबिलिटी साइड डन है। एसेट साइड में आ जाते हैं। सर एसेट साइड कैसे याद होगी? एसेट साइड में तो चीजें ही बहुत ज्यादा होती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है जी। एसेट साइड में हम याद करेंगे सोसाइटी, सोसाइटी। सोसाइटी की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे ना, सोसाइटी SOCITI। और नॉन करंट एसेट में पाई, PAI। स्पेलिंग हमारी मर्जी की है। सो बेसिकली करंट एसेट में क्या आ जाएगा? सोसाइटी, और एनसीए में आ जाएगा आपके पास पाई। सोसाइटी, एस का मतलब है शॉर्ट टर्म
एडवांसेस कि आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन एडवांस किया हुआ है। ओ का मतलब है अदर करंट एसेट्स, जो कि आप लास्ट में लिखोगे। सी का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सी का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आप करंट एसेट की बात कर रहे हो। टी का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। और आई का मतलब है दूसरे आई का इन्वेंट्री, दूसरे आई का मतलब है इन्वेंट्री। सारी की सारी करंट एसेट्स आपके पास सोसाइटी के अंदर आ चुकी हैं। एनसीए नॉन करंट एसेट के अंदर आपके पास आती है तीन चीजें। पाई, पी का मतलब पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ए का मतलब एडवांसेस, कौन से एडवांसेस? लॉन्ग टर्म एडवांसेस। और आई का मतलब है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या मैं कहूं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये पूरी बैलेंस शीट है आपकी। अब आपने कभी नहीं भूलना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो बैलेंस शीट डन। पहले आप अपनी नोटबुक में पूरी बैलेंस शीट लिखो, ये ट्रिक याद रखो। दैट इज संयम सर बोले पीटीओ लायबिलिटी खत्म, एसेट साइड में सोसाइटी, करंट एसेट खत्म, पाई नॉन करंट एसेट खत्म। अब आप कभी नहीं बोलो, क्योंकि क्वेश्चन आने सारे इसके आसपास के हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो प्रेजेंट लगा दो एक तो, और दूसरा बैलेंस शीट डन लिख दो। अब लिक्विडिटी रेशियोज की तरफ चलते हैं, सबके फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ खास बातें हैं तो उनके बारे में वो देखेंगे। सबसे पहली रेशो आती है मेरे पास, सबसे पहली रेशो आती है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूलाज बिल्कुल आसान होते हैं रेशो में, लेकिन करंट एसेट में क्या क्या आता है वो कैसे पता चलेगा सर? सोसाइटी आती है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है सर? करंट लायबिलिटी में भी सिखाया आपको चार चीजें, संयम सर बोले पीटीओ, बीपीटीओ, ये चार चीजें करंट लायबिलिटी में आ गई। लेकिन रेशो पढ़ते वक्त आपके नोट्स थोड़े और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से कुछ चीजों को हटा देते हैं। तो करंट रेशो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन यहां पर आपको फिर से करंट एसेट के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। करंट एसेट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट, इसके अंदर क्या नहीं आता है? एक्सेप्ट स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये नहीं आएगा। दो बातें ध्यान रखनी है। एक ये कि जब आप करंट एसेट निकाल रहे हो रेशो के लिए, लिक्विडिटी रेशो के लिए, नॉर्मली करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री के अंदर ये चीजें भी आती हैं। लेकिन जब आप लिक्विडिटी रेशो के हिसाब से करंट एसेट निकाल रहे हो तो इन्वेंट्री आएगी, लेकिन इन चीजों के अलावा वाली इन्वेंट्री आएगी। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप डेटर्स की वैल्यू लोगे, डेटर्स या फिर मैं कहूं कि ट्रेड रिसीवेबल्स की जो वैल्यू लोगे वो ग्रोस वैल्यू रखोगे, मतलब प्रोविजन माइनस करने के बाद वाली नहीं। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया 1 लाख के डेटर्स है, माइनस 10,000 के प्रोविजन है, 90,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो आप लोग करंट रेशियो निकालते वक्त जो करंट एसेट की वैल्यू में काउंट करने वाले हो वो आप 1 लाख का फिगर करने वाले हो, ना कि 90,000 का। ठीक है जी। करंट लायबिलिटी में क्या ध्यान रखना है? करंट लायबिलिटी में क्या ध्यान रखना है? तो देखो करंट लायबिलिटी के अंदर ये चार चीजें तो आपको पता ही है, बीपीटीओ, बीपीटीओ तो पता ही है आपको। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि देखो बात है कि यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज है, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर बहुत सी चीजें आती है, जनरली आपको पता होती है, जैसे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस इनकम, वो आपको पता है। लेकिन कुछ चीजें जो खास ध्यान रखनी है वो देखो। पहली चीज, करंट मेच्योरिटी ऑफ, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि मान लो आपने 5 साल पहले डिवेंचर्स इशू किए थे 5 लाख के, और इस साल आपने उनको रिडीम करना है, इस साल रिडीम करना है, तो इस साल वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, करंट लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि वो क्या है? करंट मेच्योरिटी, इसी साल मेच्योर होना है उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ने। दूसरी चीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कि आपने डिविडेंड दिए लेकिन शेयर होल्डर ने सपोज करो क्लेम नहीं करा, तो उसे बोलते हैं हम अनक्लेम्ड डिविडेंड। तीसरी चीज, कॉल्स इन एडवांस, तीसरी चीज कॉल्स इन एडवांस,
ये तीन खास चीजें जरूर ध्यान रखना, बाकी आपको पता ही होती है। तो ये तीनों चीजें भी कहाँ आती है, मेरी करंट लायबिलिटी में आती है। फिर आता है हमारे पास लिक्विड रेशो। सर लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड रेशो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट कैसे निकलता है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस पाई। जो हमने अभी पाई यूज किया था वो सेम पाई नहीं है, हालांकि शॉर्ट फॉर्म इसकी पाई ही है। तो पीएआई का मतलब क्या है? पीएआई का मतलब क्या है? पी का मतलब है यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस, ए का मतलब है यहां पर एडवांस टैक्स, आई का मतलब है यहां पर इन्वेंट्री। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने शुरुआत करी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट आज तक याद नहीं होती थी, आज याद हो जाएगी। बैलेंस शीट कैसे याद करोगे? लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड याद रखने के लिए संयम सर बोले बीपीटीओ, तो मतलब कि एस से शेयर कैपिटल, एसआर से रिजर्व एंड सरप्लस, बीओ से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पी से प्रोविजन, टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का उल्टा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का उल्टा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डन। एसेट साइड, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आता है? सोसाइटी। एस का मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ओ का मतलब अदर करंट एसेट, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, आई का मतलब इन्वेंट्री। एनसीए नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? पीपीई, एडवांस, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, पाई आता है। फिर हमने बात करी करंट रेशो की, सॉरी लिक्विडिटी रेशोज की। लिक्विडिटी रेशोज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट रेशो, दूसरा होता है लिक्विड रेशो। एक और जरूरी चीज, करंट रेशो का दूसरा नाम, क्योंकि कई बार जो सवाल आता है वो करंट रेशो को करंट रेशो नहीं लिखता, कुछ और लिख देता है। क्या लिख देता है? वो लिख सकता है इसको वर्किंग कैपिटल रेशो। देखो ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद एक और रेशो आएगी, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वो अलग है, वर्किंग कैपिटल रेशो अलग है। वर्किंग कैपिटल रेशो आप किसको बोलते हो? करंट रेशो को ही बोलते हो। सर लिक्विड रेशो की और नाम क्या है? लिक्विड रेशो के भी नाम है। लिक्विड रेशो का एक नाम है क्विक रेशो, एक और नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशो। तो तीन नाम है इसके। लिक्विडिटी रेशो हमें बताती क्या है? ये हमें बताती है कि शॉर्ट रन में मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कि शॉर्ट टर्म में मेरा बिजनेस अपने डेट चुका पाएगा या नहीं। तो करंट रेशो से बताते हैं कि एक साल के अंदर चुका पाएगा कि नहीं, और लिक्विड रेशो बताती है कि और भी जल्दी चुकाने पड़े, तो मतलब लगभग 3 महीने के टाइम में चुकाने पड़े तो चुका पाएगा या नहीं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस, ये इनका मीनिंग, करंट एसेट में क्या आता है क्या नहीं आता, करंट लायबिलिटी में क्या आता है क्या नहीं आता। सिमिलरली लिक्विड रेशो का भी, कि लिक्विड एसेट में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी आप पहले ही जान चुके हो। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरे नंबर पे रेशोस आती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशोस आपके पास सिलेबस में है 1 2 3 4 5। जल्दी से इनके फॉर्मूला से, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, अभी 2 मिनट में समझाऊंगा। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो नाम से समझ आ जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो होती है कि प्रोप्राइटर, मालिक, मालिक का कितना पैसा लगा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं मालिक का पैसा होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से मालिक की कितनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताती है कि एक बिजनेस अपना इंटरेस्ट कवर कर सकता है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसकी बात मैं आगे करूंगा, जब मैं आपको PYQs करवा रहा हूँ तो वहां पे इसकी बात मैं करूंगा, इसीलिए अभी ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, इसका फॉर्मूला हुआ डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूलाज तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन किसमें क्या आएगा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी नाम आए सभी के बारे में मैं बात करूंगा। देखो देखो, डेट, इक्विटी, टोटल एसेट, मेरे पास आया डेट। देखो डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। क्या मतलब होता है इसका? लॉन्ग टर्म डेट। तो इसके अंदर आता क्या है? इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये हो गया डेट। अगली चीज आपको पता होनी चाहिए, टोटल डेट क्या होता है। कई बार टोटल डेट लिखा जाता है, तो टोटल डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पक्की बात है कि जो आपके पास क्वेश्चन आना है वो इन्हीं में से निकल जाएगा। तो करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये एक्चुअली में दोनों चीजें नॉन करंट लायबिलिटी ही है। एक्चुअली में नॉन करंट लायबिलिटी और डेट एक्चुअली में सेम नहीं होता, लेकिन जितना सिलेबस हमने पढ़ना है, जितने तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आने तब तक हम कह सकते हैं कि सेम होगा, तो टेंशन की बात नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि दोनों किसके बराबर है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तो डेट का मतलब समझ आया, टोटल डेट का मतलब समझ आया। कई बार टोटल डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी होती है, तो आप वो माइनस करके नॉन करंट लायबिलिटी या फिर डेट निकाल लेते हो। डेट का फंडा क्लियर है। आगे आ जाओ, फिर हम बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी क्या होती है? इक्विटी के अंदर आता है आपके पास शेयर होल्डर्स फंड था ना हमारे पास, वही इक्विटी होती है। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, दो चीज होते हैं, संयम सर, एस से आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, एस से आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, और एस आर से आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये दो चीजें होती है कंपोनेंट इक्विटी की। फिर आ जाओ, आए आपके पास टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या होता है आपका? टोटल एसेट क्या होता है आपका? टोटल एसेट होता है आपका टोटल लायबिलिटी के बराबर, जरूर ध्यान रखना। बराबर होता है टोटल एसेट आपके करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट के, बराबर होता है आपके, क्योंकि टोटल लायबिलिटी के तीन कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी, या मैं कहूं कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो इन्हीं सारी चीजों को घुमा फिरा के हम किसी भी चीज के बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख पाएंगे। अभी मैं आपको और भी करवाऊंगा बैलेंस शीट से कैसे देखेंगे हम। फिर आता है हमारे पास डेट कैपिटल इंप्लॉयड। लास्ट चीज रह गई हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि ये मैं आपको बाद में करवाने वाला हूं, मैं आपको बता चुका हूं। चलो जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास एक बार फिर से मैं बैलेंस शीट देखूं थोड़ी सी, तो बैलेंस शीट कैसी थी? बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी, संयम सर, शेयर होल्ड, शेयर कैपिटल, मैं हेडिंग सही लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, सर का मतलब सरप्लस एंड रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस जनरली मिलेगा। बोले मतलब कि बोरोइंग्स कौन सी, शॉर्ट टर्म की। प्रोविजंस पी पे आया था, प्रोविजन शॉर्ट टर्म का। फिर आया हमारे पास टीओ, ट्रेड पेबल, और फिर आया हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। इधर क्या है मेरे पास, फिर ये हो गया मेरे पास करंट लायबिलिटीज, ये हो गया मेरे पास इक्विटी का पार्ट, और मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था, बोरोइंग्स का शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इधर आ जाओ आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन का लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सॉर्टेड है, ये आपको बैलेंस शीट में भी बहुत हेल्प करेगी चीजें। इधर हमारे पास क्या आया था, करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर हमारे को पता है सोसाइटी आती है, मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, और नॉन करंट एसेट में हमें पता है क्या आता है, पाई आता है। देखो आपको काफी जरूरत पड़ने वाली इन सभी चीजों की, क्योंकि जो आपके पास रेशोज हैं ये वाली सॉल्वेंसी रेशोज, तो वहां पे काफी जरूरत होगी इसकी। तो मैं आपको काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होने वाली है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होने वाली है। डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है ये, तो डेट का मतलब होता है एनसीएल के बराबर। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, ये प्लस ये होता है, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो ये आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, इक्विटी प्लस सीएल प्लस डेट आता है। अब बात रह गई थी सर कैपिटल इंप्लॉयड की। अब इसके भी आप जितने मर्जी फॉर्मूला बना सकते हो। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड होता है आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाला जाता है। कैपिटल इंप्लॉयड बराबर होता है इक्विटी प्लस डेट के। इसके बराबर होता है इक्विटी प्लस डेट के। इसमें से आपको तीन चीजें माइनस करनी होती है। कितनी चीजें माइनस करनी होती है, तीन चीजें माइनस करनी होती है। क्या क्या माइनस करनी होती है, आपको माइनस करना होता है यहाँ से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपको माइनस करना होता है यहां से डेफर्ड रिवेन्यू,
एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना होता है यहाँ से गुडविल। रेशो एनालिसिस के अंदर जनरली आपको ये तीनों आइटम्स नहीं दी गई होती है, तो इसीलिए आपको जनरली लगता है कि इक्विटी प्लस डेट ही सही आंसर है कैपिटल एम्प्लॉयड का, पर एक्चुअली में ये तीन चीजें भी माइनस करनी होती, आपको दिया नहीं होता, तो पार्टनरशिप में दिया होता, तो इसीलिए आपको ध्यान रख सकते हो। मतलब ये मत सोचना कि कंपनी के लिए फॉर्मूला अलग हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्टनर्स के लिए अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, इक्विटी प्लस डेट जनरल फॉर्म में, मतलब कि रेशियो एनालिसिस के अंदर अगर आप करोगे तो। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पता होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपके पास, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आगे जाके क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्किंग कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से कैसे निकलता है। तो बेसिकली आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल लाइबिलिटी, मतलब मैं कहूंगी इक्विटी प्लस सीएल प्लस एनसीएल, सीए प्लस एनसीए के बराबर है। मेरे को कुछ भी चीजें कहीं से भी घुमा फिरा के निकालनी आनी चाहिए, लेकिन मेरे को सब कुछ याद होना चाहिए। अगली चीज पे आते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट क्या चीज है, देखो जो अगली दो रेशोस बची आपकी, एक बची आपके पास टर्नओवर रेशोस और दूसरी रेशोस बची आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस के अंदर आपको निकालने होते हैं ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशोस। इस तरीके से यहां पर भी आपको आरएफओ कोक्स की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे फॉर्मूलाज अब हम करने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे याद रखेंगे, हर चीज के लिए हमने कुछ बनाया है, तो इसके लिए भी जरूर बनाया होगा। तो देखो इनकम स्टेटमेंट कैसे याद रखनी है, आरसी गया, आरसी दिल्ली में बड़ी मशहूरता से राजीव चौक को बोलते हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो। आरसी गया और 3 ऑरेंज, 3 नींबू और 1 टमाटर लाया। फिर से पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आरसी गया, 3 ऑरेंज, 3 नींबू और 1 टमाटर लाया। इनकम स्टेटमेंट अभी रटवा दूंगा। इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, वो होती है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फॉर्मेट होता है बेसिकली, जब चैप्टर 1 2 में देखते हो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता, तो हमें एक्सप्लेन की जरूरत होती है ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस निकाल सके। देखते हैं कैसे बनेगा। आर का मतलब आरएफओ, आर का मतलब आरएफओ, क्योंकि मेरे को डिटेल्स के लिए जगह चाहिए होगी। आरएफओ, आरएफओ इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बोले तो नेट सेल्स। सी का मतलब इसमें से माइनस कर दोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉक्स, तो आ जाएगा आपके पास जी गया। जी से आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। आर सी गया, 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज मतलब 3 बार वो लिख दो, ये लिख दिया जी ओ ओ ओ। ओ का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, तो आ जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या है, 3 नींबू, 3 एन, 3 ऑरेंज 3 नींबू, तो 3 एन आएंगे मेरे पास। तो एन लिख दिया, एन लिख दिया और फिर एन आ जाएगा। पहले एन का मतलब माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस एन का मतलब जोड़ दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इस एन का मतलब तुम्हारे पास आ चुका है नेट प्रॉफिट। यहां से माइनस कर दोगे आप टैक्स, क्योंकि एक टमाटर लाया तो टी कहां जाएगा, इसमें से आप माइनस कर दोगे टैक्स, तो आ जाएगा आपके पास पैट फिगर, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये इनकम स्टेटमेंट आप कभी नहीं भूल सकते हो। आरसी गया, 3 ऑरेंज, 3 टमाटर, 3 नींबू और 1 टमाटर लाया, तो आर से शुरू होता है हमारे पास आर एफ ओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सी से आता है कोक्स, माइनस कर दिया आगे आपसे गया जी से ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप 3 ओ लिखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आप 3 एन आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट में 1 टमाटर माइनस कर दोगे टैक्स, तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो, सिर्फ इतने से होगा नहीं, ये तो याद हो गई इनकम स्टेटमेंट। तो देखो हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस होती है, अगर मैं आपको एक ही मिनट में बताऊं सारी कैसे हो जाएंगी, जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो भी यहीं से निकलती है। देखते हो, चलो। आरएफओ का मतलब समझ आता है आप लोगों को, आरएफओ का मतलब है नेट सेल्स, आरएफओ का मतलब है नेट सेल्स। कोक्स को हम जानते हैं, कोक्स के अंदर क्या क्या आता है, कोक्स के अंदर आता है बेसिकली ओ एन डी सी,
ओ का मतलब ओपनिंग स्टॉक, एन का मतलब नेट परचेजेस, डी का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सी का मतलब माइनस कर दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं इसको ओएनडीसी से याद रखता हूँ। कॉग्स, कॉग्स कैसे आया? ओएनडीसी से ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है आपके पास जीपी। ये माइनस करने के बाद तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हुआ। बेसिकली ये फॉर्मूला शीट जरूर बनाते रहना, मैं जितने भी लिख रहा हूँ। तो मेरे को पता चला कि आरएफओ में से कॉग्स हटा दूं तो क्या आ जाता है? जीपी आ जाता है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि आरएफओ में से अगर जीपी घटा दूं तो क्या आ जाएगा? कॉग्स आ जाएगा। वो उधर चला गया। अगर यही ग्रॉस लॉस होता तो हम क्या कर रहे होते? अगर ग्रॉस लॉस होता यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ना होता तो आरएफओ में हम जोड़ रहे होते, ग्रॉस लॉस कर देते तो कॉग्स आ जाता। अगले पे चलते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे। सर ऑपरेटिंग खर्चों में क्या आता है? ऑपरेटिंग खर्चों में क्या आता है? ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ऑपरेटिंग खर्चों में क्या आता है। ऑपरेटिंग खर्चों में चार चीजें आती हैं आपके पास। क्या क्या आती हैं देखो? ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और चौथी चीज आती है आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये चार चीजें आती हैं आपके पास यहां पर। इसका चार अक्षरों का अब आप बना के दोगे, कमेंट से मेरे को बताओगे तो हम वहां से उसकी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने क्या बना रखा है। तो यहाँ पे चार चीजें आती हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो चार खर्चे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग खर्चों के अंदर क्या क्या आएगा सर? ऑफिस एंड एडमिन के एग्जाम्पल हो गए रेंट, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर भी फिर से सैलरीज, या फिर आप अदर कुछ काइंड में देते हो अपने स्टाफ को तो वो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगती है या आप इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। सर जब सामान हम बेचते हैं, जब मान लो मैंने किसी के होम डिलीवरी करी तो वो हुआ कैरिज आउटवर्ड्स, तो वो भी यहाँ पर आएगा। कैरिज इनवर्ड आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की डिटेल्स पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम। इसके बारे में आपको बुक में जिक्र नहीं देखने को मिलेगा और काफी बुक्स इसको लिखती भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आती है ऑपरेटिंग इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ, चाहो तो हम यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि बुक्स बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम देती ही नहीं है, क्वेश्चन में बोर्ड भी नहीं देता, तो इसीलिए मैं, आपकी मर्जी आप याद रखना चाहो या नहीं, लेकिन इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो कमीशन रिसीव्ड और एक आती है आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग खर्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है? आपको दो ही याद रखनी है यहाँ पे सिर्फ। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चों में आपको याद रखना है लॉस, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई एसेट बेच दी उसके ऊपर लॉस हो गया तो वो क्या है? ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा इंटरेस्ट, आप कोई भी इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? इसमें भी दो ही चीजें याद रखनी है, उनका अपोजिट। लॉस का उल्टा हो गया गेन, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और इंटरेस्ट पेड का उल्टा आ गया आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये हो गया आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे मेरी इनकम स्टेटमेंट खत्म, और सच बता रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी की सारी खत्म हो गई। अभी आपको 2 मिनट में दिखा भी दूंगा। चलो टर्नओवर रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज के जल्दी से फॉर्मूलास लिख देते हैं, ये भी वहीं से सारी आई हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, टर्नओवर रेशियोज का एक और नाम होता है, दैट इज एक्टिविटी रेशियोज। ये हमें बताती है कि हमारा बिजनेस कितना एक्टिवली काम कर रहा है, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है, कितने एक्टिव, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री की कितनी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पे हम, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। टर्नओवर रेशियो टी से शुरू होता है, ये निकाली जाती है टाइम्स में, कि मतलब रेशियो मान लो आपके पास आ रहा है 10/3, सॉरी 10/2, तो आपको हो गया 5 टाइम्स। तो कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉग्स मैं आपको सिखा चुका हूँ, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है देखो। एवरेज इन्वेंट्री निकलती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल तो बनेगा ही वही जो आपको क्रेडिट सेल कर रहे हो, जिसको क्रेडिट RFO या सेल्स जो मर्जी लिखो, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे, वो भी इसी तरीके से निकलेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। सोचने की बात है कि ट्रेड पेबल्स जिनको हमें पैसा देना होता है, हम उन्हें कितनी स्पीड में पैसा दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्रेडिट परचेसेस, जिससे आपने सामान उधार पे खरीदा होगा उसी को तो पैसा दोगे, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है, डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल भी। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। आगे आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। पहले ही बोला था एक और रेशो आएगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO का मतलब नेट सेल्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, जो भी नाम आ जाए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तो आप क्या कर दोगे, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन RFO, सॉरी RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, RFO ऊपर आएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखोगे कि फिक्स्ड एसेट्स आप जब निकाल रहे होगे तो आप नेट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निकालोगे, जो कि निकलता कैसे है कि जो आपको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, कि जो ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, उसमें से आप माइनस कर दोगे उनके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है सारे का सारा माइनस कर दोगे। फिर आता है आपके पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट और फिक्स्ड एसेट में फर्क है। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जो भी आपके पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें से टोटल डेप्रिसिएशन हटा दो तो आपके पास आती है फिक्स्ड एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसीलिए इस रेशो को एक और नाम होता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बात ही खत्म, फॉर्मूला आपको सारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस है जी हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो GP ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ये P से शुरू होती है तो ये परसेंटेजेस में निकलेगी, ये P से शुरू होती है तो ये परसेंटेजेस में निकलेंगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज GP अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग रेशो बताती है हमें कि आपके ऑपरेशंस के खर्चे कितने हैं। खर्चे का मतलब एक तो हम कहेंगे कि जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सामान खरीदा, प्लस जो हमारे ऑपरेटिंग और बाकी खर्चे हो गए, जैसे जिसके अंदर मैंने आपको बताया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो वो इनको ऐड कर दो अपॉन RFO इंटू 100 कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है, आसान नाम से ही पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आगे हम सीखेंगे कैसे निकलती है ये, अभी के लिए आपको बता दूं ये होता है बेसिकली EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या कई बार इसको PBIT भी बोल देते हैं, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो ये रेशो बताती है हमें। सो ये सारी रेशोज आ गई। यहाँ पे आपको बस एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, कई बार चेक कर लेता है आपको, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इनका सम हमेशा क्या होगा, 100% होगा, हमेशा क्या होगा, 100% होगा। इसके बाद हमें एक और चीज सीखनी होती है, दैट इज इंक्रीज डिक्रीज इन रेशो, क्योंकि कई बार रेशो का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि बताइए इस पर्टिकुलर चीज से रेशो इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी। उसके लिए मैं आपको
बहुत जल्दी सिखाने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको रट्टा मार देना है और रट्टा में मरवा भी दूंगा। आपको बस ये जो मैं लिखूंगा वो लिखना है, अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि चीजें कैसे होंगी। देखो, इंक्रीज डिक्रीज इन रेशो, इसके लिए आपको क्या लिख के रखना है? मैंने लिखा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे कुछ होगा, कोई भी रेशो होगी, ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा। इफ एन बढ़ जाए और डी में कुछ चेंज ना आए, मतलब सिर्फ एक के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि ओनली वन चेंजेस, इन दोनों में से अगर कोई एक बदले तब क्या होगा? ओनली वन चेंजेस, कोई एक बदलता है तो क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, आप खुद सोचना, इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। न्यूमिनेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर ऐसे है, तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर वाली चीज बढ़ गई तो रेशो बढ़ गई, तो रेशो पे क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज। इफ ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाला कम हो गया, सोचने वाली बात है, ऊपर था 4 नीचे था 2, नीचे वाला 2 से और कम होगा तो रेशो फिर से बढ़ जाएगी, तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर वाला रिड्यूस हो गया, नीचे वाला एज इट इज है, तो हम कहेंगे रेशो डिक्रीज, क्योंकि ऊपर वाली चीज रिड्यूस हो गई। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला इंक्रीज, इसका मतलब भी यही है कि या तो पहले वाला कम हो जाए दूसरा वही रह जाए, या दूसरा वही और नीचे वाला बढ़ जाए, तब भी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो अगर किसी एक में चेंज आए तो इतना सिंपल। अगर दोनों में चेंज आए, अगर दोनों में चेंज आए, इफ बोथ चेंज, अगर दोनों बदल जाए, तो एक तो बहुत सिंपल है, मैं कहूं कि ऊपर वाला बढ़ जाए और नीचे वाला कम हो जाए, तो कॉमन सेंस की बात है, रेशो इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तो दोनों ही फायदे की बात है, कि अकेला बढ़ जाए या अकेला वो रिड्यूस है, दोनों में इंक्रीज होता है, तो ये तो दोनों ही उस सेंस की बात हो गई कि इंक्रीज हो रहा ऊपर वाला, नीचे वाला रिड्यूस हो रहा है, तो रेशो इंक्रीज होगी। ऊपर वाला रिड्यूस हो जाए, नीचे वाला इंक्रीज हो जाए, तो रेशो डिक्रीज होगी। अब दोनों चेंज हो और दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो, तब क्या करना है? दोनों चेंज हो और दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो क्या करना है? आपको भाई रट्टा मार लेना है, मैं आपको जो बताऊंगा अभी देखना। ठीक है, तो दोनों में चेंज हो और दोनों में सेम चेंज हो, तब क्या करेंगे हम? तब आपको एक चीज देखनी है, वो ये देखनी है कि क्या देखना है आपको, कि अगर देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, मतलब कि रेशो कुछ ऐसी है 2:1, कि मतलब पहले वाली चीज दूसरी से ज्यादा है, तब क्या होगा? अगर दोनों बढ़ गए सेम अमाउंट से, यहां ध्यान रखना, सेम अमाउंट से दोनों बढ़ गए, दोनों बढ़ गए सेम अमाउंट से, तो रेशो क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेशो क्या होगी? रिड्यूस होगी। अगर दोनों रिड्यूस हो गए फिर से सेम अमाउंट से, तो रेशो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, या मैं क्या बोलूं, इंक्रीज हो जाएगी। आपको बस यही याद रखना है कि अगर 2:1 है तो दोनों बढ़ जाए तो रेशो डिक्रीज, दोनों कम हो जाए तो रेशो इंक्रीज, उल्टा चलेगी। यही अगर रेशो कुछ ऐसी होती कि 1:2, पहले वाली चीज दूसरी से कम होती, तब आपको ये रट्टा नहीं मार के रखना, रट्टा सिर्फ इसमें मार के रखना है। ये जब मार के रखो तो इसका उल्टा कर देना वहां पे। अब मैं कहूँ कि दोनों इंक्रीज हो जाए तो रेशो भी इंक्रीज हो जाए, समझ गए? इसका उल्टा कर दो, डिक्रीज है तो इंक्रीज, ये एज इट इज हो, ये कम, ये कम, और ये इंक्रीज आ रहा है तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात? इन केस ये रेशो है ही बराबर 1:1, तो दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज करोगे और दोनों को सेम अमाउंट से रिड्यूस करोगे तो रेशो पे नो चेंज, रेशो पे कोई चेंज, बदलाव नहीं आने का। ठीक है जी, इंक्रीज डिक्रीज इन रेशो सिर्फ एक पेज से आप अच्छे से समझ सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया शुरू से लेके एंड तक, ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट, हमने सारे का सारा कॉन्सेप्ट करा है। जल्दी से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। So, dash will result in increase in liquid ratio without affecting the current ratio. क्या कहते हैं कि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एकमात्र डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला, तो मैंने सबसे पहले वही रख दिया। डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो, कहता है लिक्विड रेशियो बढ़ जाए। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये बढ़ जाए विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कहता है ये सेम रहनी चाहिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो रेशियो बढ़ जाए, इस पे कोई फर्क ना पड़े। तो आपको एक बात यहां से समझनी है कि ऐसा कब हो सकता है। पहले देखते हैं, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अगर आपने स्टॉक बेचा, मतलब इन्वेंट्री बेची, कॉस्ट प्राइस है, मतलब 10,000 वाली चीज 10,000 की बेची,
तो करंट एसेट पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री भी कम हुई, कैश बढ़ गया सेम, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लिक्विड एसेट पे फर्क पड़ेगा? एक्चुअली में क्या हुआ, आपका स्टॉक कम हो गया, इन्वेंट्री कम होगी, कैश आ गया, तो इन्वेंट्री जिसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होती, कैश आ गया, उसकी वजह से ये बढ़ जरूर जाएगा। तो क्या हुआ, लिक्विड एसेट बढ़ गया, बट करंट एसेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने यही पूछा था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई भी करके देख लो, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, तो इसके अंदर करंट एसेट भी इंपैक्ट हो जाएगी, क्योंकि रिड्यूस ज्यादा अमाउंट से हुई और इंक्रीज कम अमाउंट से हुई। प्रॉफिट है बेचने पे, कैश बढ़ा ज्यादा, इन्वेंट्री कम कम हुई, तो इस पे फर्क पड़ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, तो यहां पर दोनों पे फर्क पड़ जाएगा सेम, तो इसीलिए यह भी नहीं आएगा, तो सिर्फ ली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द प्रोप्राइटर्स फंड क्या होगा? प्रोप्राइटर्स फंड आप जानते हो ना क्या होता है, इक्विटी होता है। प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? इक्विटी होता है। इक्विटी निकालने का तरीका क्या होता है? इक्विटी निकालने का तरीका होता है आपके पास कि इक्विटी इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन वैसी तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम बैलेंस शीट का यूज करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं, करंट एसेट पता, नॉन करंट पता, लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती है मेरे को? ये आपको फॉर्मूला आने चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती है मेरे को? इक्विटी अपॉन प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर का पैसा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ये मेरे को दे रखी है 25%, तो मतलब 25 अपॉन 100 मतलब 1/4। तो इक्विटी दिस इंप्लाइज में कह सकता हूँ कि टोटल एसेट उधर चले गए, 4 इधर आ गया, तो किसके बराबर है? 4 इंटू इक्विटी। टोटल एसेट निकालनी है। करंट एसेट दे रखी है, नॉन करंट एसेट दे रखी है, निकाल लोगे मिला के? निकाल लेंगे सर, दोनों को मिला के हुआ 60 लाख, तो टोटल एसेट हुआ 60 लाख अपॉन 4 हो गया आपके पास इक्विटी, तो ये आ गया 15 लाख। तो 15 लाख है आपके पास इक्विटी, सॉर्टेड है। अगला देखते हैं, डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन लॉन्ग रन, कि आप अपने लॉन्ग रन में डेट को चुका पाओगे कि नहीं। पहली रेशो होती है आपके पास लिक्विडिटी रेशो, जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती है। सोल्वेंसी रेशो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताती है। टर्नओवर रेशो एक्टिविटी बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो प्रॉफिट्स बताते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सोल्वेंसी रेशोस। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR क्या होती है? हमने पढ़ा था, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लेते हैं। उसने बोला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है मेरे पास? 12 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12 लाख। ग्रोस लॉस दे रखे, ग्रोस प्रॉफिट नहीं दे रखा, ग्रोस लॉस। मैंने आपको बताया था कि देखो RFO में से कोग्स हटा दो तो क्या आ जाता है आपके पास? RFO में से कोग्स हटा दो तो क्या आ जाता है आपके पास? GP आ जाता है। प्लस का आंसर आए तो, नेगेटिव का आंसर आए तो GL आ जाता है। ये पॉजिटिव आए तो कहेंगे प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया तुम क्या बोलेंगे? GL है। सोचने की बात है कि मैं कहूँ कि मैंने 100 वाली चीज 90 की बेची, तभी लॉस होगा ना, तो माइनस का आंसर आना चाहिए। तो बेसिकली कोक्स का फॉर्मूला क्या बना फिर? कोक्स विल बी RFO प्लस ग्रोस लॉस, क्योंकि ग्रोस लॉस इधर आके ऐड हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस लॉस। एक और चीज ध्यान रखना, ग्रोस लॉस रेशो लिखा हो, सिर्फ कुछ ना बता रखा हो कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे है या फिर ये हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये RFO का दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं कि RFO का दे रखा है, तो कोक्स आ जाएगा RFO। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख प्लस ग्रोस लॉस। ग्रोस लॉस कितना है? 20%। किसका मान के चलोगे आप? RFO का मान के चलोगे, तो 20% तो 12 लाख हो जाएगा आपके पास 2,40,000। तो ये मेरे पास बन गया टोटल 14,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ये तो बन गया 14,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री उसने बोली रखी है 2 लाख, तो अपॉन कर दो अब 2 लाख से। ये 4 जीरो से 4 जीरो गई, तो ये 2 10 सा 272 सा 7.2 आ गई मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपके पास जो होता है ना, 2 MCQ आने हैं और एक 4 मार्कर आना है या फिर एक 3 मार्कर आना है। तो 2 MCQ में एक ऑप्शन में होता है और एक कंपल्सरी होता है। देखो, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। डेट इक्विटी रेशियो है कंपनी की 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो? डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है कंपनी की 2:1। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। मैं आपको क्या बोला था कि 2:1 हो,
अब आपको इंक्रीज करनी है रेशो, तो इंक्रीज कब होगी कि अब देखना पड़ेगा, या पहले वाली चीज बढ़ जाए, दूसरी कम हो जाए, या दोनों हो जाए, हम देख लेंगे जल्दी से। इशू ऑफ शेयर्स, आप हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट लिख लोगे। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, आप क्या कर लो, आप हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट लिख लो। तो उसने बोला इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने से होगा क्या, देखो शेयर इशू करने से क्या होता है, करंट एसेट बढ़ेगी, कैश आ जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दो चीजें होंगी। नीचे वाली चीज बढ़ गई तो रेशो तो रिड्यूस हो रही है, उसने कहा कि बताओ इंक्रीज होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। अगला चलते हैं, इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स। 9% डिवेंचर्स अगर आपने इशू करे, अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तो क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि कैश आएगा, और आपका डिबेंचर्स बढ़ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज आपका डेट बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो बढ़ी ना आपकी, ये दो चीजें हुई। इस रेशो पे क्या इंपैक्ट आया, डेट इक्विटी रेशो पे, देखो डेट इक्विटी रेशो पे क्या इंपैक्ट आया, तो डेट इक्विटी रेशो पे क्या इंपैक्ट आया, देखो डेट इक्विटी रेशो में डेट बढ़ गया, इक्विटी पे कोई असर नहीं हुई, करंट एसेट बढ़ रही है, तो मतलब पहले वाली चीज बढ़ गई, दूसरी एज इट इज है, तो ऑटोमेटिकली रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, डैश इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, मैंने शुरू में आपको नाम बताए थे, तो लिक्विड रेशो का नाम या क्विक रेशो का नाम होता है हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो भी। A debt equity ratio of a company is 3:2. Which of the following transaction will increase in this ratio? एक और क्वेश्चन सिमिलरली, यही इसका आंसर भी आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि वहां भी हमने देखा था कि हमने अभी देखा था इशू ऑफ 9% डिवेंचर, तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। डैश इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, मैंने आपको बताया था कि चारों रेशियोज के क्या क्या यूजेज होते हैं। एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं हम किसे, टर्नओवर रेशियोज को, एक्टिविटी रेशियोज को आप देख लो, टर्नओवर रेशियो हमारे पास आंसर होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे 3 मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स जो पीवाईक्यूज में आए हैं। हमारा आधा घंटा है, आधे घंटे में हम देखते हैं मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। आधे घंटे का अगर मेरे को 40 मिनट लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख जरूर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कोई भी रेशियो निकालनी हो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप उसका फॉर्मूला लिख दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ठीक है, अब उसमें से आप देख लो कौन सी चीज आपको गिवन है और कौन सी चीज गिवन नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी। आरएफओ आपको दे रखा है 10 लाख, तो बहुत अच्छी बात है। आरएफओ इसी तरीके से प्रेजेंट भी करना होता है। आप क्या करा करो, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, लिखा जीपी रेशियो, आपने क्या करा ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप यहाँ पे नीचे शुरू हो जाओ कि मेरे को आरएफओ पता है, कितना पता है, 10 लाख। ठीक है, जीपी निकालना है, परचेजेस दे रखे हैं, कैरेज इनवर्ड दे रखे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस दे रखे हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी, ये सब दे रखा है। तो अब आपको चाहिए क्या, जीपी। जीपी आपको पता है, जीपी या तो आप निकालते हो आरएफओ माइनस कोक्स, और कोई तरीका नहीं है, या परसेंटेज दे रखी हो, परसेंटेज दे नहीं रखी, तो मेरे पास फॉर्मूला बचा आरएफओ माइनस कोक्स। तो कोक्स नहीं पता, कोक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, तो हम कोक्स का यूज करते हैं। कोक्स क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस ओएनडीसी नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है मेरे पास गिवन है, देखो ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है 60,000, तो 60,000 प्लस नेट परचेसेस, नेट परचेसेस, परचेसेस 3,60,000 की है, तो माइनस आपको रिटर्न्स दे नहीं रखे, तो ये 360 ही आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन में यूज हुए, बेसिकली कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये दोनों आएंगे हमारे पास। कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 50,000 का और वेजेस है मेरे पास 60,000 के, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसने दे नहीं रखा, उसने बोला कि ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000 है और एवरेज इन्वेंटरी 80,000 है। हम इसका यूज जरूर कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि देखो जी, एवरेज इन्वेंटरी का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग मेरे को दी गई है 60,000 प्लस क्लोजिंग नहीं पता, अपॉन 2 इज इक्वल टू, मेरे को उसने बोला कितना है 80,000, तो 80 इंटू 2 1,60,000, माइनस कर दूंगा 60,000, तो आ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आ गया मेरे पास 1,60,000 माइनस 60,000, 1,00,000, माइनस कर दूंगा यहाँ पे 1। तो आपको यहाँ पे बहुत साफ सुथरा रखना है, ये आप चाहो तो रफ वर्क में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर करो तो फिर अच्छे से लिख के आना पूरा। तो ये मेरे पास बन गया
3,60,000 प्लस 6420 प्लस 5470 और ये बन गया 530 और माइनस करने पे 4,30,000। ये आ गया कॉग्स। अब मैं जीपी निकाल सकता हूँ, जीपी है 10 लाख माइनस कॉग्स है मेरे पास 4,30,000 इज इक्वल टू 5,70,000। इसी तरीके से अटेम्प्ट करना होता है कि आप एक लाइन छोड़ दो, जैसे ही आंसर है ऊपर पुट कर दो। यह है 5,70,000। अब मैं यहाँ पे रेशियो निकाल दूंगा, जीपी हुआ मेरे पास 5,70,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 57% आंसर। तो इस तरीके से आपको बहुत क्लीन तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे ऊपर फॉर्मूला, उसके बाद जगह छोड़ दो आंसर लिखने की, बाकी चीजें नीचे निकालते रहो और जैसे 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 यहाँ पे रुके तो ये लाइन छोड़ दो ताकि आंसर यहाँ पे लिख दो। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आगे देखो, ये भी एसक्यूपी का क्वेश्चन है। कहते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू 6 लाख। प्रॉफिट मैंने कहा था ना, मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए ईबीआईटी था वो मैंने छोड़ा था, वो यहाँ पे करेंगे हम। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटिंग टू आपको दे रखा है 6 लाख का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। टैक्स रेट दे रखा है आपको 20%। टैक्स रेट दे रखा है आपको 20%। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दे रखा है, ईबीआईटी दे रखा है यहाँ पर, ईबीआईटी दे रखा है यहाँ पर कितना, 10 लाख का। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू 25 लाख। तो डिवेंचर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 25 लाख। द ओनली डेट ऑफ द कंपनी डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखो, ईबीआईटी निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी कैसे निकलता है। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखे हो कि प्रॉफिट टैक्स के बाद कितने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आप पहले जोड़ देते हो टैक्स, कि जितना भी आपने टैक्स पे किया, ध्यान रखना पहले टैक्स ही जोड़ोगे। तो उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें आप जोड़ देते हो इंटरेस्ट, तो आ जाता है आपके पास ईबीआईटी या पीबीआईटी, जो मर्जी, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 20% टैक्स रेट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। अब मेरे को पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा उसका 20% माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। तो मैं लिखता हूं कि लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा एक्स था। अब मेरे को पता है इस एक्स में से इसी एक्स का 20% जब माइनस हुआ होगा तो मेरे पास क्या आ गया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया होगा। समझ आ रही है बात, क्या बोला मैंने, कि जो प्रॉफिट होगा टैक्स से पहले, उसमें से अगर उसका 20%, क्योंकि टैक्स तो उसी पे लगेगा ना जो प्रॉफिट पहले था बिफोर टैक्स, तो उसका 20% माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देख लेते हैं क्या आया, एक्स माइनस 20/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। तो यह आपके पास 100 जाएगा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, तो 80/100 एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 लाख इंटू 100/80, क्या आ जाएगी, इंटू 100/80। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 7 50 640, तो यह है आपके पास 7.5 लाख। ठीक है जी, तो 7.5 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ईपीआईटी उसने दे रखा है मेरे को। तो अब मेरे को देखो क्या करना है, मेरे को पता है इस फॉर्मूले में अगर देखो मैं ध्यान से, तो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल चुका है, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो तो ईबीआईटी आ जाता है। तो ये मेरे पास 7.5 लाख आया, ये मेरे पास 10 लाख है। तो पक्की बात है इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 2.5 लाख होने वाला है, 2,50,000। तो 2,50,000 मेरा क्या है, इंटरेस्ट। और क्वेश्चन ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला मेरे को, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो डिवेंचर्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2.5 लाख मेरा इंटरेस्ट है, 25 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली 10% आ गया। अब चाहो तो निकाल लो, 25,000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, 1 2 1 2, तो ये आ गया 10। तो 10% इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन आपको रेशियोज का ही यूज करके और बाकी चीजें निकालने को भी बोल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। और करंट रेशो में अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशो क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होती है आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर आ जाओ करंट रेशो, फिर आ जाओ डेट इक्विटी रेशो। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रेशो है, तो इनका तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो टीएस लेवल के इलस्ट्रेशन में से एक भी मत छोड़ना है इसका। अब देखो, द करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। करंट रेशो उसने बोली कितनी है? 2:1। एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाना भी मेरा फर्ज बनता है, तो मैं आपको करवा भी रहा हूँ। ये पीवाईक्यू 2023 का ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, बड़ी सिंपली आपने हर चीज का देखना है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा, और उसके बाद देखना है कि करंट रेशो। देखो करंट रेशो क्या है मेरी? 2:1। इसका मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या है? 2/1। ठीक है जी। मैं पहली ट्रांजेक्शन से शुरू करता हूँ। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको क्या करना है? आपको देखना है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है? अगर आप गुड्स खरीदोगे उधार पे, तो क्या होगा कि ट्रेड पेबल बढ़ जाएगा और इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, है ना? ये लिखा। अब आप सोचो कि इनका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है, समझे? तो आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पे देखना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है। तो टीपी होते करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री होते करंट एसेट। तो हम कहेंगे देखो इसकी वजह से क्या हुआ, करंट एसेट भी इंक्रीज हो गया और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो और दोनों चीज बढ़ जाए सेम अमाउंट से, तो रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? रेशो रिड्यूस हो जाती है। समझ आई बात? दैट्स इट। रेशो पे इंपैक्ट रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगला देखते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा? इससे क्या होगा? फर्नीचर रिड्यूस होगा और कैश 6,000 आ जाएगा। तो हम कहेंगे बेसिकली यहाँ पर जो मेरी फर्नीचर होती है नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट कम हुई और कैश बढ़ गया। कैश का मतलब होता है करंट एसेट। और 2,000 का जो लॉस है वो हमारे पास रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L में माइनस हो जाएगा। इससे हुआ क्या? इससे हमें देखना है कि हमारी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है। करंट एसेट बढ़ गई 6,000 से, है ना? करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो फर्क पड़ रहा है वो तो नॉन करंट एसेट पे पड़ रहा है। तो करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं। पहले वाली चीज बढ़ जाए, दूसरी वही रहे, तो रेशो क्या हो जाती है आपकी? इंप्रूव हो जाती है, या आप उसको बोलोगे रेशो क्या हो गई मेरी? इंक्रीज हो गई है। अगला देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 15,000। फिर से देखो क्या कैश रिसीव हुआ, तो मतलब कि कैश आया। अरे कैश आने का मतलब क्या होता है? करंट एसेट आना। कैश का मतलब क्या होता है? करंट एसेट आना। और देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल से आया। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? वो भी करंट एसेट होती है। तो करंट एसेट रिड्यूस हो गई, क्योंकि अब ट्रेड रिसीवेबल आपका रिड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या हुई? करंट एसेट रिड्यूस। करंट एसेट ही बढ़ी, करंट एसेट ही रिड्यूस हुई। तो इसका नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया है। कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि करंट लायबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एसेट बढ़ी और कम हुई, नो चेंज। अगला देखते हैं, इशूड इक्विटी शेयर। इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखो, जैसे ही आप इक्विटी शेयर को इशू करते हो, जैसे ही आप इक्विटी शेयर को इशू करते हो, तो क्या होगा? एक तो आपका शेयर होल्डर्स फंड या शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कैश आएगा, तो दूसरा क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा। देखिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट, शेयर कैपिटल के बढ़ने से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कैश के बढ़ने से करंट एसेट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? करंट एसेट बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटी पे कुछ इंपैक्ट नहीं आया, तो रेशो क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी या इंप्रूव। जो वर्ड ऊपर लिखा हो वो लिख देना। यहाँ पे इंप्रूव लिखा तो आप सब में इंप्रूव लिख दोगे। डन। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको करना है कि कोई भी क्वेश्चन है चेंज इन रेशो का, पहले देखना है कि बैलेंस शीट पे एक्चुअली में किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर देखो जो मेरी रेशो की चीजें हैं उनमें से किसी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसके बाद रिजल्ट लिखना है। सीधा रिजल्ट नहीं लिखोगे आप आराम से ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करोगे। अगला देखते हैं, डेट इक्विटी रेशो के लिए क्वेश्चन मैंने बेसिकली उठाया था, लेकिन मैं आपको ये भी करवाऊंगा, क्योंकि इसका जो आगे क्वेश्चन आएगा फिर हम वो नहीं करेंगे। देखो, वाई लिमिटेड हैज अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1। वाई लिमिटेड की करंट रेशो है 3.5:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड क्विक रेशो है 2:1। करंट रेशो है 3.5:1, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या है? 3.5/1। लिक्विड रेशो उसने मेरे को दी, क्या दी है? क्विक रेशो बोला, तो आप भी क्विक रेशो लिख लो। क्विक रेशो उसने दी मेरे को 2:1। तो इसका मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्या है भाई? 2/1 है।
इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी ऑफ 48,000, क्या कहता है कि जो करंट एसेट मेरी फालतू है क्विक एसेट से, उसकी वजह क्या है, इन्वेंटरी है, कि उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसका फर्क किस वजह से आ रहा है, वो इन्वेंटरी की वजह से आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट किसके बराबर है, इन्वेंटरी के बराबर है। ये मेरे क्वेश्चन ने बोला, ठीक है जी। इन्वेंटरी उसने मेरे को दे दी थी 48,000 की, कहता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट बताओ। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट किसके बराबर है, इन्वेंटरी के। अब आप देखो करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में रिलेशन बन सकता है, कुछ जरूर बन सकता है। करंट एसेट 3 अपॉन CL ये इसके बराबर है, तो इसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि करंट एसेट किसके बराबर हुई, 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी क्विक एसेट किसके बराबर हुई, 2 इंटू करंट लायबिलिटी। तो मैं इन दोनों को CL में पुट कर दूं ताकि मेरे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। मैं कहूंगा करंट एसेट इज 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस क्विक एसेट 2 ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 48,000। आप जब अटेम्प्ट करोगे पेपर में तो आप CL की जगह x लिख देना, कह देना कि लेट करंट लायबिलिटीज बी x। अब देखो क्या हुआ, तो ये 1.5 CL इज इक्वल टू 48,000। तो करंट लायबिलिटी क्या आएगी आपके पास, 48,000 अपॉन 1.5 विच विल बी 15 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 5 2 पे, 5 3 पे, 3 इंटू 16, तो ये आया मेरे पास 16 इंटू 2 32,000। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट क्या होगी, वो 3.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट क्या हो जाएगी मेरे पास 3.5 इंटू 32,000, ये आप निकाल सकते हो। समझ आया। तो बेसिकली ये थोड़ा सा घूम के जब क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है, और ये कर लोगे आप तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना हमें पता है आसान होता है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ भाई, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट क्या है आपके पास, आपको गिवन है टोटल डेट और करंट लायबिलिटी। मैंने बताया था ना, टोटल डेट का मतलब करंट प्लस नॉन करंट होता है। तो डेट क्या हो जाएगा, टोटल में से करंट माइनस कर दो, तो आप कहोगे टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके जी, ठीक है जी। इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी में आएगा आपके पास शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व सरप्लस। अब बहुत खास क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। अगर यहाँ शेयर कैपिटल होता और फिर रिजर्व सरप्लस ऐड कर देता, लेकिन शेयर होल्डर फंड के ही दो पार्ट होते हैं, रिजर्व और सरप्लस, और साथ में शेयर कैपिटल। तो अब आप रिजर्व सरप्लस को अलग से नहीं लिखोगे, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड को लिखोगे यहाँ पे आप 2 लाख। और टोटल डेट 4 में से गया तो 3 लाख अपॉन 2 लाख, तो ये आया मेरे पास 1.5:1। ध्यान रखना है इस चीज का कि इसीलिए दिया हुआ है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले पे चलते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बात नहीं कि आपके पास रेशियो कोई भी आ सकती है, ऐसा फिक्स नहीं होता यही आएगी यही नहीं आएगी। ज्यादातर चांस होते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट आता है, लेकिन आपको फिर से वहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या आएगा, इसलिए आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। तभी मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर लगाया, और क्वेश्चन में उतने ज्यादा फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड आपको 1 लाख दे रखी है, नॉन करंट एसेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ RFO दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। मैंने आपको बोला भी था कि एक मैं क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी होगी विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड एंड नॉन करंट एसेट। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सिखा दूंगा वो। तो देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन कोई भी आए, आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग लिखने वाले हो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो एक और फॉर्मूला होता है इनकी हेल्प से, वो होता है आपका कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। आपको एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, PYQ में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गया आपके लिए। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है आपके पास, 1 लाख, और नॉन करंट एसेट कितनी है आपके पास 80,000, तो ये आ गई आपके पास 20,000 की वर्किंग कैपिटल। RFO कैसे निकलेगी, आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 दिया हुआ है और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है। क्वेश्चन को करवाने का दूसरा रीजन ये था कि GP आपको दिया हुआ है आपके सेल्स पे, और आपको दी हुई है कॉस्ट, तो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे जो GP दी हुई है 20%, मैंने आपको बोला भी था कुछ ना क्या रखा हो
तो आप मान के चलते हो कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किस पे है, मेरा आरएफओ पे है। तो ये 20% किसका है, आरएफओ का। लेकिन यहाँ मेरे को कॉस्ट दे रखी है, लेकिन इनके बीच रिलेशन पता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो आरएफओ बराबर होता है, या आरएफओ माइनस कॉग्स बराबर होता है जीपी के, राइट। अगर ये एक्स है तो एक्स माइनस 3,20,000 बराबर है 20% ऑफ एक्स के। समझ नहीं बात, क्योंकि 20% ऑफ सेल्स तो एक्स मान लिया भाई, इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स माइनस 20/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3,20,000। आप जैसे मर्जी लिख लो, गलत होएगा ही। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 100 ऊपर जाएगा, 80/100 वो उल्टा जाएगा, तो 3,20,000 इंटू 100/80, ये जीरो कैंसिल, ये 4 पे 1 2 3 4, तो ये है आपके पास 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4,00,000 रुपए। तो ये आया आपका बेसिकली आरएफओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, आरएफओ दैट इज 4,00,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल दैट इज 20,000, दैट्स इट। 40 से 40 उड़ा दो, तो ये आ गई आपके पास 20 टाइम्स, 20 गुना आपके पास वर्किंग कैपिटल है पड़ी, जितना आपका आरएफओ है उससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम क्विक रेशो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हम नहीं करते इसीलिए, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो भी एमसीक्यू में कर चुके हैं, इसलिए हम इसको भी नहीं करते। ये भी जीपी वाला सेम कॉन्सेप्ट लगना है, तो आप अपने आप ट्राई करना। यह है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको सिखाऊंगा, तो ये आ चुका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है सर ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप अपॉन कर देते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल देखो ईबीआईटी मैंने आपको सिखाया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है तो उसमें पहले टैक्स जोड़ोगे फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे तो ईबीआईटी पे पहुंच जाओगे। ईबीआईटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले जोड़ोगे टैक्स, यहाँ पे तो अमाउंट दिया तो इतनी दिक्कत नहीं है, परसेंटेज हो तब दिक्कत होती है। फिर ये इसके बाद आप क्या कर दोगे, जो आएगा क्या आएगा, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7,20,000, इसमें आप जोड़ दोगे टैक्स 1,80,000 प्लस 1,80,000, तो आ जाएगा आपके पास 9,00,000। इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ दो, इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ दो, कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका 10% डिबेंचर्स, तो मतलब 5,00,000 का 10% 50,000, 50,000 जोड़ दो, तो ये आ गया आपके पास 9,50,000। तो ये आपके पास ईबीआईटी। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो टोटल एसेट है, डेट दे रखा, इक्विटी दे नहीं रखी। तो बैलेंस शीट के पास जाकर पूछो क्या क्या होता है, यहाँ पर होती है इक्विटी, यहाँ पर होता है डेट, यहाँ होता है करंट लायबिलिटी, यहाँ होता है करंट एसेट, यहाँ होता है नॉन करंट एसेट, इनका टोटल होता है टोटल एसेट, इनका टोटल होता है टोटल लायबिलिटी। अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी कहाँ है, टोटल एसेट के बराबर, टोटल एसेट आपको दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे निकालूंगा, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट है 22,00,000, माइनस कर देंगे 2,00,000 की करंट लायबिलिटी, तो आ जाएगा 20,00,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देना भैया, इतना गलत हो जाएगा, परसेंटेज में होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 9,50,000 अपॉन 20,00,000 इंटू 100 कर लेना भैया कैलकुलेट, जहां तक मेरे को तो ये आएगा 47.5%। तो एक बार चेक कर लेना। चलते हैं अगले पे। तो ये हमारे पास बिजनेस है, द करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1, इफ द वर्किंग कैपिटल इज दिस, कैलकुलेट द टोटल एसेट एंड इन्वेंट्री। आखिरी क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, ये 2024 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं, क्या बात, टाइम तो है ही पड़ा हमारे पास क्योंकि तो लास्ट क्वेश्चन है। तो बिजनेस हैज करंट रेशियो ऑफ 3:1, तो करंट रेशियो कितनी है 3:1, तो मतलब कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 3/1। क्विक रेशियो कितनी है, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना है 1.2:1। ठीक है,
क्वेश्चन ने बोला वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। वर्किंग कैपिटल का मतलब जानते हो क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना है? 1,80,000। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ये है। अगर मेरे को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में कुछ रिलेशन मिल जाए तो मैं यहां से उनको निकाल पाऊंगा। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी तो मेरे को पता ही है कितना है, 3:1। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? इनके बीच का रिश्ता निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि करंट एसेट किसके बराबर है? 3 इंटू करंट लायबिलिटी के। क्या बोल सकता हूँ कि करंट एसेट किसके बराबर है? CL उधर चला गया तो 3 इंटू करंट लायबिलिटी के बराबर है। तो करंट एसेट इज 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये आया 2 ऑफ करंट लायबिलिटी इज 1,80,000। CL आ गया मेरे पास 90,000 2 से डिवाइड करने के बाद। तो करंट लायबिलिटी इज 90,000। क्या पूछा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का गैप होता है। तो CL ही आई। तो करंट एसेट क्या है? 3 गुना ये, तो 3 इंटू 90,000। तो ये आ गया 2,70,000। क्विक एसेट क्या आई मेरे पास? क्विक एसेट आई 1.2 इंटू CL। तो 1.2 इंटू CL 90,000। तो ये 12/10 ये हट गया 12,000 108। इन्वेंट्री करंट एसेट माइनस क्विक एसेट तो 2,70,000 माइनस 1,08,000। तो 2,70,000 में से 1 लाख गए तो 170, 170 में से 8 और हटा दो तो क्या जाएगा? 1,62,000। सो बेसिकली यहाँ पर हम पहुंचते हैं इस लेक्चर के एंड में। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना। तो बेसिकली हमारी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ साथ साथ चलनी है। हम आपकी ग्रोथ के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप भी प्लीज थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हम यहाँ तक आपको नहीं छोड़ेंगे। ये होने के बाद, ये सीरीज होने के बाद हम और सीरीज लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में रोज प्रिपरेशन करवाएंगे हम। उसके बाद हम CUET की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो प्लीज जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।